हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप सो सब कुछ बढ़िया होगा। तो आज के लेक्चर में हम हमारी लास्ट वीडियो में जब जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा सप्लाई फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। तो क्या बोलता है सप्लाई फॉर द कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, वो उसकी बात करेंगे। और बाद में हम वेरियस टॉपिक डिस्कस करेंगे, लाइक फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, वो सब डिस्कस करेंगे विद द एग्जांपल। बराबर। आई थिंक आज के क्लास में आप सबको बढ़िया बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ से हम अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। चलो, बात यहाँ पे हम स्टार्टिंग करते हैं सप्लाई फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। हाँ, तो पहले उसमें बात करेंगे सप्लाई शुड बी ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो सप्लाई में क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले, उसका मैं आपको पहले हिंट दे देता हूँ। तो देखो बच्चों, कि पहले क्या होता है कि जीएसटी ओनली एप्लीकेबल है गुड्स एंड सर्विस के ऊपर, क्योंकि उसको उसके फुल फॉर्म में ही लिखा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अदर देन द गुड्स एंड सर्विस हम यहाँ पे उसको कंसिडर नहीं करेंगे, उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे। तो पहले गुड्स क्या होता है, एक सिंपल वर्ड में मैं समझाऊँ तो गुड्स क्या होते हैं और सर्विसेज क्या होती है। गुड्स मीन्स उसको गुड्स बोलते हैं कि जिस चीज़ को हम अपनी बिजनेस में अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, मीन्स कि जिसका हम सेल करते हैं, जिसका सेल के लिए हम उसको किसी जगह पे उसको हम उसकी हेल्प लेते हैं सेल करने के लिए, लाइक मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी है, पैकिंग के लिए, वोट एवर बराबर। और सर्विसेज किसको बोलते हैं? सर्विसेज मीन्स के प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ लाइक सी ए उसकी बात हम करें तो जो भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट को, तो उसमें हम उसको सर्विस बोलेंगे, जिसमें कोई गुड्स इंक्लूड नहीं होगा तो भी क्या होगा कि मेन सप्लाई तो हमारी सर्विस की रहेगी। गुड्स इंक्लूड होगा तो मेन सप्लाई हमारी तो सर्विस की रहेगी, लाइक अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। बराबर है। आपको यहाँ पे आई थिंक नहीं समझ में आएगा व्हाट इज़ अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन मैं जब बाद में आपको टॉपिक आएगा तो डिस्कस करूँगा और आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द वर्क कॉन्ट्रैक्ट। द वर्क इज़ अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वेदर वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज अ सर्विस और द गुड्स, वो सब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो यहाँ पे बोला है सप्लाई शुड बी गुड्स और द सर्विस और बोथ। और क्या बोलता है नीचे, द डेफिनेशन ऑफ द सप्लाई बिगेन विद द टर्म्स ऑफ अ सप्लाई इंक्लूड। यहाँ पे हमने आगे देखा तो उसमें क्या बोला था, अगले लेक्चर में मैंने बोला था सप्लाई इंक्लूड्स करता है, कोई उसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी हुई। इंक्लूड्स इट मीन्स इंक्लूसिव डेफिनेशन है। जनरल क्लॉजेज एक्ट में हमने पढ़ाई की थी, लॉ में जनरल क्लॉजेज एक्ट में हमने पढ़ाई की थी कि इंक्लूसिव डेफिनेशन क्या होती है, एग्जिस्टिव डेफिनेशन क्या होती है। बराबर। तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। क्या लिखा है बाद में, दस द मेकिंग इट्स क्लियर दैट द CGST इंटेंड टू गिव एन एक्सटेंसिव मीनिंग टू द टर्म्स ऑफ द सप्लाई। बराबर है। कोई वाइड मीनिंग देना चाहता है जी, CGST कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा है। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल द फॉर्म ऑफ द सप्लाई फॉर गुड्स और सर्विस और बोथ। सप्लाई इंक्लूड ऑल द फॉर्म्स ऑफ द सप्लाई ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज। सर मीन्स ऑल द फॉर्म्स मीन्स क्या होएगा यहाँ पे? ऑल द फॉर्म मीन्स हमने पहले डिस्कस किया था, सेल, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल। बराबर। वोट एवर हमने जो भी डिस्कस किया था ना, वो सब यहाँ पे सप्लाई के फॉर्म में इंक्लूड होगा। बराबर। तो ये फॉर्म्स उसके बारे में बोल रहा है कि सप्लाई इंक्लूड्स ऑल द फॉर्म ऑफ अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। सप्लाई ऑफ एनीथिंग अदर देन अ गुड्स एंड सर्विस डोट नॉट अट्रैक्ट द जीएसटी। मीन्स कि यहाँ पे कौन सी गुड्स की बात कर रहा है कि अदर देन अ गुड्स विच नॉट अट्रैक्ट जीएसटी, कि जीएसटी में अट्रैक्ट नहीं होता है, लाइक पेट्रोलियम है, वॉट एवर। बराबर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो सब यहाँ पे जीएसटी में इंक्लूड नहीं होता है, तो उसकी बात हम यहाँ पे सप्लाई में नहीं करेंगे। बराबर। लेकिन यहाँ पे सप्लाई की मीनिंग हम जीएसटी में दे रखा है उसकी बात करेंगे, लेकिन जीएसटी जिस चीज़ पे एप्लीकेबल नहीं है तो उसकी बात यहाँ पे हम क्यों करेंगे। और बाद में क्या बोलता है,
The terms goods and the service as a defined under the act have been analyzed by a diagram on the next page. बराबर, नेक्स्ट पेज में हमको कोई डायग्राम दे रखा है, उसको हम एनालिसिस करके कह सकते हैं कि क्या सप्लाई में आएगा, क्या टर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, वॉट एनीथिंग सप्लाइड अदर देन द गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द जीएसटी. बराबर. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी गुड्स और जो भी सर्विसेज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द जीएसटी होगी उसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे. बस उसकी ही बात यहाँ पे हो रही है. बाद में क्या बोल रहा है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेक्शन 7 क्लोज ए सबसेक्शन ए 1, जो भी हमने बात की थी नॉर्मल सप्लाई मीन्स के नॉर्मल सप्लाई के मीन्स के क्राइटेरिया में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो उसकी बात कर रहा है. बराबर. सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए include all the form of the supply for goods or service or both such as a sale. ए फॉर्म दिया है जो यहाँ पे हमने बात की ना, यहाँ पे हमने बात की ना फॉर्म, तो फॉर्म यहाँ पे दे रखा है सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, रेंटल, लीज, डिस्पोजल मेड और अग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. मीन्स यहाँ पे जो भी नॉर्मल सप्लाई के लिए 3 क्राइटेरिया चाहिए हमको. पहले तो सप्लाई होनी चाहिए, किसी भी फॉर्म में होनी चाहिए, मीन्स के सेल, बार्टर, एक्सचेंज, लीज. बराबर. और दूसरा क्या होना, उसके साथ इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए. और तीसरा क्राइटेरिया कि कंसिडरेशन बेस पर होनी चाहिए. विदाउट कंसिडरेशन या तीनों में से कोई भी एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही तो हम उसको यहाँ पे सप्लाई नहीं मानेंगे. किस किस सेक्शन के अंडर, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए के अंडर में हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे. बराबर. तो ये उसका दे रखा है कि सप्लाई इंक्लूड सेल, बार्टर, ट्रांसफर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. मैंने अगले लेक्चर में बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, और मैंने आपको अगले लेक्चर में बता दिया था. Thus, the form of a supply is completed in the first parts have a 2 prerequisites. The supply should be for a consideration. The supply should be in the course or furtherance of business. तीनों 3 क्राइटेरिया, लेकिन यहाँ पे बोले 2 ही बोले, लेकिन यहाँ पे कोई एक फॉर्म तो होना चाहिए ना सप्लाई के अंदर में. तो तीनों मिला के तीनों 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. बस मेरा मीनिंग यही है. बाद में यहाँ पे दे रखा है चार्ट. चार्ट में क्या दे रखा है कि गुड्स और सर्विसेज का मीनिंग चार्ट में दे रखा है. तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ द मूवेबल प्रोडक्ट. पहले तो बेटा जनरल कोडिस एक्ट में या अदर एक्ट में हम कहीं पे भी गुड्स की डेफिनेशन लेंगे तो वहाँ पे गुड्स मूवेबल हो सकता है और इमूवेबल भी हो सकता है, दोनों इंक्लूड हो सकते हैं. बराबर. लेकिन जीएसटी में ओनली द मूवेबल गुड्स को स्कोप दे रखा है. लाइक गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी. यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी तो दे ही नहीं रखा है, तो हमको याद रखना है मूवेबल प्रॉपर्टी को ही जीएसटी में हम गुड्स कंसीडर करेंगे. अदरवाइज इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको हम जीएसटी में गुड्स कंसीडर नहीं करेंगे. बराबर. इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be served before the supply or under the contract of the supply. ये ऑक्शनेबल क्लेम भी इंक्लूड होगा, ग्रोइंग क्रॉप्स की अवेलेबल एप्लीकेबल होगा जीएसटी के लिए, ग्रास, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड वट एवर. बराबर. डेफिनेशन में दे रखा है. और सर्विसेज में मीन्स सर्विसेज मीन्स द एनीथिंग अदर देन द गुड्स. अदर देन द गुड्स मीन्स मूवेबल है ना, यहाँ पे मूवेबल भी नहीं आएगा, इमूवेबल भी नहीं आएगा. बराबर. दोनों गुड्स की बात कर रहा है. बट एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटी, आल्सो एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटी. तो मीन्स सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन द गुड्स, मनी एंड द सिक्योरिटी. एज वेल एज द गुड्स में भी यही है कि गुड्स मीन्स द एवरी काइंड ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी बट एक्सक्लूड द मनी एंड सिक्योरिटी. बराबर. और सर्विस में इंक्लूड क्या क्या होगा, एक्टिविटीज रिलेटिंग द यूज ऑफ द मनी, कन्वर्जेशन ऑफ द मनी बाय कैश अथवा तो बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म फॉर विच द सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड. अभी लाइक
उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्या बोलता है। यूज़ ऑफ द मनी में क्या बोलता है। अभी मैंने आपको 1000 रुपीज़ लोन एज अ लोन और एज ए एडवांसेस आप कोई भी फॉर्म में ले सकते हो। मैंने आपको 1000 रुपीज़ दे दिया। मैंने आपको बोल दिया आपको मुझे पर मंथ 10% इंटरेस्ट पे करना है। तो 10% आप मुझे इंटरेस्ट पे करोगे 1000 पे, कितना करोगे 10%, 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ मुझे जो मिल रहा है ना वो मैं इंटरेस्ट में कैलकुलेशन करूँगा, और वो जो 100 रुपीज़ मुझे यहाँ मिल रहा है ना तो वो मेरी वैल्यू ऑफ द सप्लाई अंडर द जीएसटी हो जाएगी। वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ द सर्विस मेरी अंडर द जीएसटी हो जाएगी। तो यहाँ पे बोला यूज़ ऑफ द मनी। लेकिन जो 1000 आप मुझे कभी रिफंड करोगे इन फ्यूचर तो उसमें मुझे कोई जीएसटी देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी मनी हो गई। तो यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया है ना, मनी को प्रॉपरली गुड्स में और सर्विस में दोनों में एक्सक्लूड कर दिया है ना। मनी मीन्स जो भी करेंसी है, बराबर है, जो भी करेंसी चल रही है मार्केट में वो मेरी मनी हो जाएगी। तो वो मेरी मनी जो भी है, मुझे जो रुपीज़ मिलने वाले हैं उसमें मैं जीएसटी नहीं लगाऊंगा। लेकिन ऐसे ही मैं आपको बोलूँ, आप बैंक के पास चले गए, बैंक के पास जाएंगे और वहाँ से आप लोन लेंगे, तो लोन आपको देंगे 1,00,000 रुपीज़ का, 1,00,000 रुपीज़ का। उस पर आपको आई थिंक शायद 10% प्रोसेसिंग फ़ीस लेंगे। प्रोसेसिंग फ़ीस लेंगे 1,00,000 रुपीज़ का, 10,000 की प्रोसेसिंग फ़ीस लेंगे। तो आपने कई बार सुना होगा कि प्रोसेसिंग फ़ीस प्लस जीएसटी लेंगे। तो एक्चुअल में जीएसटी किस अमाउंट पे लिया हाँ लेंगे वो बैंक। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि मनी तो जीएसटी में से गुड्स एंड सर्विस की दोनों डेफिनेशन में से एक्सक्लूड किया गया है। तो प्रोसेसिंग फी जो ले रहे हैं, जो कंसिडरेशन चार्ज किए रहे हैं, वो वैल्यू ऑफ द सप्लाई हो गई, तो उस पर जीएसटी लगेगा, ऑब्वियसली बात है ना। बस यही वही बात कर रहा है। और बाद में ऐसा भी बोला है नीचे कि कन्वर्जेशन ऑफ अ मनी फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ द करेंसी टू अनदर फॉर्म ऑफ द करेंसी फॉर विच द कंसिडरेशन हैज़ बीन चार्ज अथवा इज चार्ज, बराबर। तो एक बार देखो कि मैंने $1 कमाया है, हाँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो अभी नियरली 60 to 65 रुपीज़ इंडियन करेंसी में चल रहा है। तो मैं जो भी करेंसी करूँगा, बराबर, लाइक एक मान लेता हूँ कि मेरा $1 है, उसके सामने मेरी इंडियन करेंसी 65 रुपीज़ है। तो मैं गया एक एजेंसी के पास, सर मुझे $1 है मेरे पास, वो मुझे कन्वर्ट कराना है इंडियन रुपीज़। तो मैक्सिमम मेरा देखो कि करेंसी का रेट है 65 रुपीज़। तो वो मुझे 65 नहीं देंगे, वो मुझे बोल देंगे कि मैं आपको 63 दूंगा और 63 में दूंगा और 2 रुपीज़ में कमीशन रख लूँगा, 65 हो गया। तो जो 2 रुपीज़ कमीशन रख रहे हैं ना फॉर अ कंसिडरेशन वो 2 रुपीज़ हो गए ना। तो 2 रुपीज़ जो भी रख रहे हैं वो अपने जेब में, जो भी एजेंसी है कन्वर्ट कर रहे हैं मेरे डॉलर में से इंडियन रुपीज़ में, तो 2 रुपीज़ जो भी उसने चार्ज किए ना उस पर ही जीएसटी लगेगा। दूसरी 63 रुपीज़ में जीएसटी नहीं लगेगा, बराबर। बस यही वही बात कर रहा है। यहाँ पे क्या बोला है, प्लीज़ रिफर टू द डेफिनेशन ऑफ द एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी एज अ प्रोवाइडेड, हेडिंग नंबर 2, बराबर है, हेडिंग 2 द रिलेवेंट डेफिनेशन। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑक्शनेबल क्लेम है, सब ऑक्शनेबल क्लेम यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है। लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग 3 ही ऑक्शनेबल क्लेम है, वो यहाँ पे इंक्लूड होगा। अदरवाइज दूसरा कोई एक्शनेबल क्लेम यहाँ पे इंक्लूड हम नहीं करेंगे, बराबर। बस यही उसकी बात हो रही। और बाद में क्या बोल रहा है, सप्लाई इंक्लूड द स्पेसिफिक फॉर्म फॉर सप्लाईज should be for a consideration and should be in the course or furtherance of the business। जनरली जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज एक ही जो डेफिनेशन दे रखी है कि सप्लाई किसको मानेंगे, सप्लाई में क्या होगा, वोटेवर उसकी डेफिनेशन हमको यहाँ पे दे रखा है। मीन्स कि तीनों क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेक्शन 7 क्लोज ए ऑफ अ सबसेक्शन 1 इंक्लूड्स all the form for supply for goods or service or both, such as a sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal made or agreed to be made। मीन्स कि यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा है कि आपकी सप्लाई हो गई होनी चाहिए, लेकिन आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है कि इन फ्यूचर डेट कोई सप्लाई होने वाली है, तो भी हम यहाँ पे उसको इंक्लूड कर लेंगे। मीन्स कि agreed to be made for a consideration in the course or furtherance of the business।
बस यहाँ पे उतनी बात हो रही है। यहाँ पे ये लोगों ने है ना क्या किया है कि जीएसटी में है ना मेनली जो भी ये चल रहा है ना वो सप्लाई के बेस पे चल रहा है, बराबर। सप्लाई के बेस पे चल रहा है मीन्स के सप्लाई के बेस पे चल रहा है मीन्स के जीएसटी सप्लाई होगी तभी लेने पड़ेगा, मीन्स के तभी लायबल होगा सप्लायर को पे करना, बराबर है, जीएसटी। अदरवाइज जीएसटी लायबल नहीं होगा पे करने के लिए। तो क्या होगा, पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि सप्लाई है या नहीं है, सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड है, क्या मीन्स के कभी हम बोलेंगे सप्लाई है, तो उसके लिए यहाँ पे एक ही चीज़ को बार बार घुमा के इसने स्टूडेंट के दिमाग में, स्टूडेंट के माइंड में उतारने के लिए एक ही बात टाइम टू टाइम यहाँ पे घुमा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, बराबर है। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, सब जगह सेम है। इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस फॉर अ कंसिडरेशन वट एवर, बराबर। तो यहाँ पे सब एक ही बात बोल रहे हैं। तो हम अभी एक बात करेंगे, अब हम फॉर्म ऑफ द सप्लाई जो भी है, सेल, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, वट एवर, तो उसका हम डिस्कशन करेंगे। उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, कभी सेल मानेंगे, कभी बार्टर मानेंगे, कभी एक्सचेंज मानेंगे, उसका सब यहाँ पे हम विद द एग्जांपल हम सब उसको एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करूँगा कि हर एक स्टूडेंट के मगज में समझ में आ जाए कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, बराबर है, ठीक है। वेरियस फॉर्म ऑफ द, हाँ, वेरियस फॉर्म ऑफ द सप्लाई, वेरियस फॉर्म ऑफ द सब मीन्स का, सॉरी, पहले तो हम बात करेंगे फॉर्म ऑफ द सप्लाई के बारे में। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो मैं आपको बताना भूल गया कि हम कहाँ पे है अभी। तो हम फॉर्म ऑफ द सप्लाई के बारे में फॉलो बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारा डायरेक्ट आएगा सेल एंड द ट्रांसफ़र, बराबर। व्हाट इज़ द सेल एंड व्हाट इज़ द ट्रांसफ़र, उसके बारे में हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे। तो देखो, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म सेल इज़ द एक्ट ऑफ द सेलिंग स्पेसिफिकली, बराबर। The transfer of the ownership of the title of the property from one person to another for the price। तो एक डिक्शनरी की मीनिंग में हम लेने जाएंगे तो उसका सेल का मीनिंग क्या होता है, मीन्स के ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप ऑफ द गुड्स अथवा ऑफ द टाइटल्स ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन विद द एग्जाम्पल, बराबर है। डिक्शनरी मीनिंग अभी हम समझ रहे हैं, बराबर है। तो अभी क्या है, यहाँ पे देखो, एक ए है और एक बी पार्टी है, बराबर है। अभी बी ने एक में यहाँ पे जनरल सेलिंग की बात कर रहा हूँ, जो जीएसटी में मूवेबल गुड्स है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरल डिक्शनरी मीनिंग में सेल क्या होता है उसकी बात कर रहा हूँ। अभी देखो, ए के पास एक लैंड थी, एक लैंड अभी वो बेच रहा है बी को, बराबर है। लैंड बी को बेच रहा है तो मीन्स के क्या होगा, एक तो यहाँ पे प्राइस भी इंक्लूड है, मीन्स के वो कंसिडरेशन देगा एज अ प्राइस, बराबर है। लाख रुपीज़ की लैंड है, 1 लाख रुपीज़ की लैंड है, बहुत सस्ती बताई लेकिन इतनी नहीं मिलती है। और क्या करेगा ये, अपनी द ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देगा बी को, तो उसका मतलब यहाँ पे सेल हो गई है, बस यही बात बता रहा है सेल क्या होता है, बराबर है। फर्दर, सॉरी, एज पर द Sale of the Goods Act 1930, a contract of the sale of a goods is a contract whereby the seller of transfer or agrees to be transfer of the property in a goods to the buyer for a price, बराबर है। हमने सेल ऑफ द गुड्स एक्ट सीपीटी या फाउंडेशन में कहीं पे भी तो आपको पढ़ा ही होगा, मैंने तो सीपीटी में पढ़ा था, और आपने आई थिंक फाउंडेशन में आता होगा तो पढ़ा होगा कि उसकी डेफिनेशन क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट है एक टाइप का, और कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है कि ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है दूसरे को और उसके कंसिडरेशन में प्राइस पे करनी पड़ती है जो भी ट्रांसफ़र है उसको। फर्दर, द टर्म ऑफ अ ट्रांसफ़र हैज़ बीन डिफाइंड इन द ब्लैक्स लॉज डिक्शनरी एज अ टू कन्वे और रिमूव फ्रॉम अ वन प्लेस ऑफ पर्सन एक्सेट्रा टू अनदर, पास और हैंड ओवर फ्रॉम टू अनदर, स्पेसिफिकली टू मेक ओवर द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ, मीन्स कि वो एक प्रॉपर्टी है उसको दूसरे को पास करना है, बस सेम ही बोल रहा है, बराबर है। उसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ब्लैक लॉ डिक्शनरी का, लेकिन आया है तो पढ़ लेते हैं, बराबर है। तो बस यही बोल रहा है कि वन प्लेस और वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र करना है बस कोई प्रॉपर्टी को, बराबर है, बस ये बोल रहा है।
अभी हम उसका एग्जांपल देखेंगे। मीन्स कि यहाँ पे बोला है, ए शॉपकीपर सेल अ पेन फॉर ₹100 टू द बायर। आफ्टर द सेल द पेन बिलोंग्स टू द बायर एंड द शॉपकीपर डज नॉट हैव एनी राइट ऑन द पेन। दिस इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ द सेल्स। बराबर है। एक शॉपकीपर है, तो कोई स्टेशनरी लेने के गया है, कोई स्टूडेंट गया है, तो स्टूडेंट ने अभी ₹100 पे करके कोई एक पेन ले ली है, तो पेन का मालिक ऑब्वियसली है कि स्टूडेंट बन जाएगा, तो उसको उसके ऊपर कोई शॉपकीपर का राइट नहीं लगेगा उस गुड्स के ऊपर, बस ये बोले उसको सेल बोल लेंगे यहाँ पे। बराबर है, बस सेम ही है। और दूसरा एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, थोड़ा बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दे रखा है, अ कंपनी ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम इट्स फैक्ट्री टू डेपोट for a sale purpose. This is transfer of a goods where a sale has not yet taken place. बराबर है। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र का मीनिंग भी हो रखा है कि कोई एक कंपनी है, उसकी कोई ब्रांच है, कोई डेपोट है, तो वो सेल के लिए वहाँ पे गुड्स विदाउट द कंसिडरेशन ट्रांसफ़र कर देता है, तो उसको ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया है, बस यही बात कर रहा है, दूसरा यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है। बराबर। व्हाट इज मीनिंग बाय द बार्टर एंड एक्सचेंज। बराबर है। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द बार्टर इज द एक्सचेंज ऑफ अ गुड्स और सर्विस और फॉर अदर गुड्स और अ सर्विस इंस्टेड ऑफ द मनी। बराबर। यहाँ पे बार्टर का क्या मीनिंग दे रखा है, पहले आई थिंक मैं आपको पहले की स्टोरी बता दूँ। पहले जब करेंसी नहीं थी ना, तो लोग कैसे बिजनेस करते थे, लोग कैसे एक वस्तु के बदले दूसरी कोई भी थी वस्तु देते थे, बराबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पहले ऐसा होता था कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि मनी नहीं थी, तो बार्टर सिस्टम चलती थी कि लाइक एग्रीकल्चर की हम बात कर ले, तो चलो आपका गेहूँ है और सामने राइस है, आपने गेहूँ की फसल उगाई है और सामने वाले ने कोई राइस की फसल उगाई है, तो 1 किलो राइस देगा और आप उसके सामने 1 किलो गेहूँ दे देंगे, बस वही बात यहाँ पे कर रहा है, उसको हम यहाँ पे बार्टर बोलेंगे। बराबर है। यहाँ पे हम डिक्शनरी मीनिंग में देखें ना, तो आई थिंक सेम ही होगा। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द बार्टर इज टू द एक्सचेंज ऑफ अ गुड्स और सर्विस फॉर अदर गुड्स और सर्विस इंस्टेड ऑफ द यूजिंग द मनी। बस यहाँ पे बार्टर और एक्सचेंज में बस एक ही डिफरेंट है कि वहाँ पे सम पार्ट ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा कि सम पार्ट ऑफ द गुड्स और सम पार्ट ऑफ द मनी, ऐसे कोई कंसिडरेशन में हाँ कोई बिजनेस होगा, लेकिन एक्सचेंज में कोई भी प्रकार का मनी नहीं रहता है, एक के सामने दूसरा लो, एक के सामने दूसरा लो, बस यही पे काम चलता है। बराबर है। वाइल द बार्टर डील विद द ट्रांजेक्शन वैल्यू ओनली इन एन एक्सचेंज और गुड्स और सर्विस। बराबर, कोई दूसरा कोई मनी नहीं रहता है, ओनली डील्स कौन का इंक्लूड एक्सचेंज और गुड्स सर्विस। एक्सचेंज में कवर अ सिचुएशंस, अभी एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, कवर अ सिचुएशन वेयर द गुड्स आर पेड फॉर अ पार्टली इन अ गुड्स और पार्टली इन अ मनी। बराबर है ना, मैंने बोला ना कि जनरली क्या होता है कि एक्सचेंज में है ना, क्या है कि आपको मीन्स कि अभी देखो, आप एक नया मोबाइल लेने गई दुकान पे ओल्ड मोबाइल के सामने, तो अब ऐसा तो नहीं है ओल्ड मोबाइल देख के आपको सामने नया मोबाइल मिल जाएगा, आपको जो भी थोड़ा कंसिडरेशन होगा, छोटा मोटा कंसिडरेशन लाइक 20,000 30,000, हाँ 50,000 के मोबाइल के सामने आपको 20,000 30,000 पे करना है, और आपका एक पुराना मोबाइल है उसको दे देना है, तो उसका हो गया ना, एक्सचेंज हो गया ना, उसमें कुछ है नहीं, थोड़ा पार्टली में कैश में पे करो। और सॉरी, कैश मीन्स यहाँ पे बैंक भी इंक्लूड हो सकती है, मीन्स यहाँ पे कैश फेड नोट नहीं होगी, यहाँ पे कैश मीन्स एनीथिंग इंक्लूडिंग सॉरी कैश मीन्स इंक्लूडिंग द बैंक करेंसी वॉट एवर। बराबर। तो आप कैश में भी पे कर सकते हो, मीन्स के कैश में भी पे करना है और आपको पुराना गुड्स है आपका वो भी दे देना है, बस वैसे ही यहाँ पे बार्टर और एक्सचेंज की डिफरेंस है। बराबर। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, क्या एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, मैं अब जूम करके बताता हूँ।
where a new car worth rupees 5 lakh is purchased in the exchange of an old car along with the monetary consideration of 4 lakh paid for the said purpose। एक्सचेंज है, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे हम पार्टली पेड करना है मनी में और पार्टली पेड करना है अपने गुड्स के सामने गुड्स देना है, बराबर है। दूसरा एक एग्जांपल दे रखा है, अ डॉक्टर गोट हिज कार कट फ्रॉम अ बार्बर। सॉरी कार नहीं सॉरी, हाँ थोड़ा ध्यान ऊपर चला गया। अ डॉक्टर गोट हिज हेयर कट फ्रॉम अ बार्बर एंड प्रोवाइड हिम अ मेडिकल कंसल्टेंसी इन रिटर्न इन हिज ट्रांजेक्शन। In this transaction, the doctor provided the medical consultancy service to the barber, for which the consideration was in the form of cutting a service provided by the barber. Similarly, the barber provided a hair cutting service to the doctor, for the which the consideration was in the form of the medical consultancy service provided by the doctor. The above transactions shall be treated as a barter transactions, both from the point of the view of a doctor as well as the barber. मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बार्बर है, वो ऐसा बोल रहा है डॉक्टर को, आप मुझे अपना डॉक्टर की कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करो, मैं उसके सामने आपको हेयर कटिंग की सर्विस प्रोवाइड करूँगा, बस। तो ये बस एग्जांपल ये बोल रहा है कि जो भी सर्विस आमने सामने प्रोवाइड की गई है विदाउट द मनी, तो उसको हम यहाँ पे बार्टर में कंसिडर कर लेंगे, बराबर, बस वही बोल रहा है। और लीज, लाइसेंस, रीज, रेंटल एंड डिस्पोजल, तो क्या बोलता है, द डिक्शनरी मीनिंग of the term license is a permission granted by a competent authority to engage in the business or occupation in any activity under otherwise unlawful. Blacklaw's dictionary defines the disposal as the sale, place, the giving away, use, consumption or any other disposition of a thing. लाइसेंस क्या बोलता है कि आप कोई एक व्यक्ति को अपना बिजनेस चलाने के लिए कोई अपना राइट दे दो, अपने पास जो भी राइट है वो दूसरे को राइट दे दो, उसके सामने हम अपना मनी ले लेंगे कंसिडरेशन में, तो उसको यहाँ पे ऐसा मानेंगे कि उसने हमने उसको लाइसेंस दिया है फॉर अ बिजनेस कंसिडरेशन, फॉर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, कोई बिजनेस चलाने के लिए हमने कोई उसको परमिशन दे है, तो उसको हम मानेंगे यहाँ पे हमने उसको लाइसेंस दे रखा है, बराबर। लीज में क्या होता है, दो प्रकार की, पहले तो हमने लीज पढ़ी है अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल लीज एंड द ऑपरेटिंग लीज। तो लीज में क्या होता है कि हम उसको एक मशीनरी प्रोवाइड करते हैं कि कोई किसी के पास पैसा नहीं होता है, बराबर, किसी के पास पैसा नहीं होता है तो हम उसको मशीनरी प्रोवाइड करते हैं, वॉट एवर प्रोवाइड करते हैं, कि कोई उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उसको बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, बराबर है। तो दो प्रकार की लीज होते हैं, फाइनेंशियल लीज एंड ऑपरेटिंग लीज, बराबर है, बस यही बात है लीज में, बराबर है। और रेंटल में तो आपको पता है कि रेंटल सर्विस क्या है, रेंट पर किसी को मशीनरी देना, रेंट पर किसी को कार देना, वॉट एवर रेंटल एक्टिविटी में सब आ जाएगा, बराबर। तो उसमें कुछ है नहीं। अभी कंसिडरेशन का क्या मीनिंग होता है, हम अभी हमने बहुत पढ़ा कि कंसिडरेशन, बट व्हाट मीन बाय द कंसिडरेशन। यहाँ पे क्वेश्चन यही वो अराइज होता है कि चलो मान लिया कंसिडरेशन है, तो कंसिडरेशन में हम क्या क्या लेंगे जो हमारे कंसिडरेशन में आएगा, तो उसकी बात मैं आपको अगले लेक्चर में कवर करूँगा। आई होप सो आपको सब यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं आपको एक बहुत बड़ी एग्जांपल करवाता हूँ कि क्या है, हमने जो भी पढ़ा उसका डिफरेंट टाइप का एग्जांपल करते हैं, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। हेलो, तो हम यहाँ पे अपना एग्जांपल कर लेंगे कि एग्जांपल में क्या क्या आएगा। मीन्स कि हम अपने देखा कि मैं आपको डिफरेंट टाइप का एग्जांपल कर दूँ। पहले तो हम देखेंगे कि आपको कितना पता चला है सप्लाई के बारे में, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए के बारे में क्या पता है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा, हाँ सॉरी 1 मिनट का तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10 से 15 सेकंड का टाइम दूंगा कि आपको पता नहीं कि यह सप्लाई है या नहीं है, बराबर है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कौन से गुड्स आते हैं, कौन से गुड्स नहीं आते मीन्स के जीएसटी में, तो वो सब तो मैंने नहीं पढ़ा है, तो बेसिक एग्जांपल करवा दूँ। तो अभी मैं यहाँ पे पहले एग्जांपल मेरा करवाने जा रहा हूँ कि मिस्टर ए है, उसका बिजनेस, चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे
उसका बिजनेस है, चलो कौन सा बिजनेस लूँ यहाँ पे, कोई आइडिया दे दो। चलो मैं मान लेता हूँ उसका बिजनेस है कि यहाँ पे चला रहा है वो अपना होटल, बराबर है, होटल चला रहा है। तो होटल में तो फूड होगा, वॉटेवर वॉटेवर उसका होटल में, और रेस्टोरेंट भी चला रहा है साथ में, बराबर है, रूम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वॉटेवर वॉटेवर, तो होटल चल रहा है बेसिकली, जिसमें खाना भी प्रोवाइड करवा रहा है। और ये मिस्टर बी गया वहाँ पे, तो मिस्टर बी ने होटल की सर्विस ली, बराबर है, मान लेते हैं होटल की सर्विस मिस्टर बी ने ले ली। तो होटल की सर्विस मिस्टर बी ने ली, बराबर है, उसने कंसिडरेशन पे किया 1000। होटल का जनरल रूम था 1200, बराबर। दे आर बोथ अनरिलेटेड पार्टी, अनरिलेटेड पार्टी, बराबर है, दोनों अनरिलेटेड पार्टी। 1000 चार्ज किया, आफ्टर द डिस्काउंट 1000 चार्ज किया रूम का, और यहाँ पे 1200 रुपीज़ उसकी जनरल प्राइस चल रही है। तो आप मुझे ये बताओ पहली बात में कि मैं अभी आपको बोल रहा था सप्लाई शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ ए बिजनेस फॉर कंसिडरेशन, बराबर है। तो अभी मुझे ये बताओ कि मुझे टैक्स पे करना है, जो भी टैक्स पे करना है वो मैं इस अमाउंट में करूँगा या इस अमाउंट में करूँगा, बराबर है, किस अमाउंट में करूँगा आप मुझे बताओ। आपके पास 15 मिनट का टाइम, हाँ सॉरी 15 सेकंड का टाइम है, तो आप मुझे बताओ। देखो बेटा, मीन्स यहाँ पे सप्लाई में कंसिडरेशन इंक्लूड होना चाहिए, मार्केट रेट यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि पार्टी बोथ आर द रिलेटेड पर्सन है, बराबर है। अभी देखो मैंने 1000 रुपीज़ का पे किया, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 1000 रुपीज़ पे किया, बोथ आर द अनरिलेटेड पार्टी है। तो इन केस में क्या होगा कि 1000 पे 18% का जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि नॉर्मली सर्विस के ऊपर जीएसटी 18% है। तो क्या होगा 18% मीन्स क्या होगा 18%, 180 या 1180 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। सिंपल इज दैट, नथिंग एल्स। ये टोटल अमाउंट आ जाएगी, टोटल इनवॉइस वैल्यू, बराबर। अभी देखो मैं आपको दूसरा एग्जांपल करवाता हूँ, बराबर। दूसरा एग्जांपल में ऐसा है, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए का बिजनेस है, मिस्टर बी एक नॉर्मल अनरजिस्टर्ड पर्सन है अंडर द जीएसटी, मीन्स कि एक कस्टमर है, चलो मान लेते हैं कस्टमर है, और मिस्टर है होटल बिजनेस में एंगेज है, बराबर है। कस्टमर है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि होटल सर्विस ले रहा है, यहाँ पे मिस्टर बी है वो कस्टमर है, पर लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसने होटल सर्विस ली है फ्रॉम मिस्टर ए से। तो अभी क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ना मिस्टर ए के पास अपनी एक पुरानी हाँ टीवी थी, बराबर, टेलीविज़न थी। और टीवी है वो पहले तो पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही थी, बराबर, बराबर, क्योंकि मैं अभी बिजनेस पर्पज़ के लिए यहाँ पे बात नहीं कर रहा। वो मिस्टर ए अपना घर पे वो टीवी यूज़ कर रहे थे, और मिस्टर ए रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी, उसने मिस्टर बी को टीवी बेच दिया है। तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने बोला था ना इन दी कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो आप मुझे ये बताओ कि आपके पास के 15 टाइम का टाइम है कि इसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, बस मुझे ये बता दो आप। आपके पास 15 सेकंड का टाइम है। डियर फ्रेंड्स, इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि मेरी ये जो भी एक्टिविटी हुई है इन द कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, बराबर है। क्योंकि गुड्स तो चलो ये टीवी में इंक्लूड होता है, सॉरी टीवी गुड्स में इंक्लूड होता है, बराबर है, क्योंकि वो मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी है, मैं उसको एक जगह की दूसरी जगह मूव कर सकता हूँ, बराबर। लेकिन
वो मेरी मेन एक्टिविटी ने टीवी बेचना। टीवी मैंने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा था, मैंने वो मिस्टर बी को दे दिया, सॉरी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दे दिया है, तो उसकी एक्टिविटी में एंगेज नहीं होगा। बराबर है। अभी देखो, अभी मैं इसमें क्या करता हूँ, ये टीवी है, बराबर, एक कस्टमर है, और कस्टमर भी एक बिजनेस चला रहा है। कि क्या बिजनेस चला रहा है, टीवी ले रहा है, और उसका बिजनेस में ऐसा हो रहा है, टीवी ले रहा है, पुराना टीवी ले रहा है, और पुराना टीवी को वो क्या कर रहा है कि कुछ भंगार में दे रहा है, कुछ चलन रिपेयरिंग होके चलने वाला टीवी होता है तो टीवी बेच रहा है। तो उसने एक टीवी सेल किया मिस्टर सी को, तो उसके केस में क्या होगा सर, जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? मिस्टर बी ने जो सेल किया मिस्टर सी को एक टीवी, क्योंकि मिस्टर बी का मेन बिजनेस ये है कि पुराना टीवी खरीदना, उसको रिपेयरिंग करके चालू करके बेचना, और वो नहीं चलने वाला है रिपेयरिंग के बाद भी, तो उसके डिफरेंट पार्ट को अलग करके उसको सेल करना। मिस्टर बी की यही एक्टिविटी है बिजनेस की। तो मिस्टर सी को जो भी टीवी सेल किया है बाय मिस्टर बी, तो उसमें जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? अब मुझे बता दो, आपके पास 15 सेकंड का टाइम है। उसके ऊपर बेटा जीएसटी लगेगा, क्योंकि हाँ दिस एक्टिविटी इज इन द कोर्स और फर्दर है तो बिजनेस, बराबर है, क्योंकि मिस्टर बी उसी बिजनेस में एंगेज है तो उसको ऊपर जीएसटी देना होगा, लेकिन सब्जेक्ट टू रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मिस्टर बी अंडर द रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जीएसटी के, और रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए जीएसटी में, बराबर है। वो आपको बाद में मैं बताऊंगा कि क्या है, अभी तो मैं आपको बेसिक करवा रहा हूँ यहाँ पे, व्हाट इज दिस, बराबर। अभी देखो, मैं आपको ये यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ कि कंसिडरेशन है ना, वो कभी मार्केट वैल्यू पे डिपेंड नहीं होती है, लेकिन हाँ मार्केट वैल्यू पे कभी डिपेंड होगी। कंसिडरेशन जब भी मैंने चार्ज किया मार्केट वैल्यू पे कभी डिपेंड होगी। जो भी मैंने शेड्यूल 1 में लिखा है ना, जो भी ट्रांजेक्शन मैंने रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, तो उसके लिए मुझे मार्केट वैल्यू एज ए कंसिडरेशन हाँ चार्ज करना पड़ेगा। इवन दो मैंने कंसिडरेशन नील चार्ज किया है वोट एवर, लेकिन जो भी मेरा मार्केट वैल्यू है ना, जो भी मेरी गुड्स की नॉर्मल मार्केट वैल्यू, उसके ऊपर मैं अपना कंसिडरेशन चार्ज करूँगा, बराबर है। यहाँ पे कंसिडरेशन जनरली कैसा होता है, अनरिलेटेड पार्टी होती है ना, तो जनरली कैसा होता है, अनरिलेटेड पार्टी होती है ना, तो अनरिलेटेड पार्टी में जो भी आपने कंसिडरेशन चार्ज किया है उसके पर ही जीएसटी एप्लीकेबल होगा। मार्केट वैल्यू की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इवन दो आईसीएआई, आईसीएमएआई, आईसीएसआई के कभी क्वेश्चन में अनरिलेटेड पार्टी में के ट्रांजेक्शन में जब भी मार्केट वैल्यू दे रखी हो ना, उसको इग्नोर ही करना, क्योंकि अनरिलेटेड पार्टी में कोई मार्केट वैल्यू नहीं रहता है। अभी जनरली हाँ मार्केट वैल्यू कंसिडर हमको रिलेटेड पार्टी में करना होता है, बराबर है। क्या होता है कि मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, बोथ आर द रिलेटेड है, बराबर है। तो मिस्टर ए इनवॉइस इश्यू करेगा मिस्टर बी को, बराबर, रिलेटेड पार्टी है तो भी। लेकिन क्या है कि मिस्टर ए है, गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स पे ना करना पड़े, तो इसके लिए क्या है, गुड्स की वैल्यू तो मिनिमम रखेगा या तो नील रखेगा, बराबर है। नील रखेगा या तो मिनिमम रखेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला, बेटा मजाक नहीं, एक काम करो, आपको रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन करना है तो आप करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में जो भी वैल्यू आएगी उस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। आपको जो भी इनवॉइस बनाना है वो बनाओ, हमको कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में जो भी मार्केट वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज, जो भी की फेयर मार्केट वैल्यू है वही हम कंसिडर कर लेंगे। लाइक व्हाट इज़ द मार्केट वैल्यू सर? तो मार्केट वैल्यू कुछ नहीं यार, अभी एक टीवी जनरली लेने जाओ 32 इंच का, 42 इंच का, वॉट एवर 36 इंच का, बराबर है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी मार्केट में उसी कंपनी का टीवी, उसी साइज का टीवी, जितने में बीच
जितने में उसकी सेल हो रही है उसको हम कंसिडर यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन कहाँ पे कभी 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 होता है कि हाँ देखो, कभी कभी क्या होता है कि मार्केट वैल्यू है ना, सब स्टोर में अलग अलग रहेगी कि एक रेंज में चलेगी। चलो एक टीवी का प्राइस है 50,000 मान लेते हैं, बराबर। सीए का स्टूडेंट कभी है ना हज़ारों के नीचे आता ही नहीं है, बराबर है। लाखों करोड़ों में ही टर्न ओवर बता रहा है। 50,000 से 55,000 तक की है, तो सर इसमें से हम किन कौन सी वैल्यू रेंज में पकड़े? एवरेज निकाल लो, आप कोई भी पकड़ो, बराबर है। आप कोई भी पकड़ो, मिनिमम भी पकड़ो, मैक्सिमम भी पकड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन रेंज में आनी चाहिए। यहाँ पे बस यही बात है, बराबर है। चलो ठीक है। अभी हमने अभी एक बार्टर का सिस्टम किया था, तो लेकिन जो अभी देखो बार्टर कभी लगता है कि गारंटी के टाइम पे बार्टर चलो चलता है, तो उस पर कैसे होगा? तो पहले आईटीसी रिवर्स करो, फिर अदरवाइज उसको रिवर्स सेल बता दो, क्रेडिट नोट इश्यू करके सेल बता दो, और सामने वाले हाँ सॉरी वो आपको टॉपिक नहीं समझ में आएगी, व्हाट यू या व्हाट इज़ द आईटीसी वॉट एवर बराबर। तो मैं यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करूँगा आपके साथ, बस यहाँ पे बस इतना ही है। थैंक यू। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करो, बराबर है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। और मैं अभी अपना नंबर तो यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ट्राई करूँगा कि मैं आपका अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कहीं पे भी मैं अपना नंबर डाल दूँ, जिसके लिए आपको जो भी क्वेरी हो मुझे आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो, और बाद में मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। लेकिन मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ या नहीं डाल रहा हूँ, बराबर। हाँ लेकिन ऐसा होगा तो मैं अभी डाल दूंगा। लेकिन आप पहले कमेंट करो कि आपको कोई क्वेरी है, तो मैं आपको सॉल्यूशन देने की ट्राई करूँगा। नहीं हो रहा है मुझे ऐसा सॉल्यूशन, नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर ही अपना दे दूंगा, बराबर। थैंक यू गाइस, थैंक यू।